आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप का और अकबर के साथ होने वाला हल्दी घाटी का युद्ध। इससे पहले का हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हल्दी घाटी युद्ध में हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं, हल्दी घाटी युद्ध की जो प्लानिंग हुई थी, ठीक है ना, वो कहाँ पर हुई थी? अजमेर दुर्ग में। कहाँ हुई थी? अजमेर दुर्ग में, जिसको मैगजीन का दुर्ग भी कहा जाता है। अकबर स्वयं आया यहाँ पर और उसने पूरी योजना बनाई और ये तय किया कि महाराणा प्रताप के खिलाफ जो सेना जाएगी उसका नेतृत्व कौन करेगा? मुगल सेना का नेतृत्व करेगा एक हिंदू। कौन था? मान सिंह। पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी मुगल सेना का नेतृत्व एक हिंदू राजपूत के हाथों सौंपा गया था। इससे काफी सारे मुगल जो थे वह नाराज भी हो गए थे, ठीक है ना। इसमें एकमात्र इतिहासकार जिसने आंखों देखा पूरा युद्ध का वर्णन किया है, बदायूनी। कौन था? मुगल अगर आपसे पूछे कि हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित मुगल इतिहासकार कौन था, तो वह था बदायूनी। कौन था? बदायूनी था। वो बताता है कि किस प्रकार वह खुद भी स्वयं भी युद्ध के प्रारंभ जिसमें योजना बनाई जा रही थी, तो उस समय मानसिंह को जिसमें नेतृत्व सौंपा तो वह भी नाराज था। लेकिन युद्ध के दौरान मानसिंह के द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ जब युद्ध करते उसने देखा कि किस प्रकार एक राजपूत दूसरे राजपूत के खिलाफ बड़ी वीरता के साथ में, और वो भी मुगल पक्ष में रहते हुए मानसिंह जो है वह युद्ध कर रहा है, उससे वो प्रभावित हुआ और उसके बाद में वो मानसिंह से खुश हो गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अजमेर दुर्ग में योजना बनाई गई। कब बनाई गई योजना? मार्च 1576 ईस्वी में। कब बनाई गई? मार्च 1576 ईस्वी में युद्ध की योजना बनाई गई। कहां पर? अजमेर दुर्ग में। ओके, अब यहां से सेना जो है वह रवाना होगी। कब होगी? अप्रैल में ही रवाना हो जाएगी, ठीक है ना। अप्रैल 1576 ईस्वी को मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना, नेतृत्व मानसिंह, इसके साथ में काफी सारे मुगल साहसी वीर सैनिक भी रवाना होंगे और अपना पहला पड़ाव कहां डालेंगे? मांडलगढ़ में। कहां डालेंगे? मांडलगढ़ में डालेंगे। मांडलगढ़ अगर आपसे पूछे तो मांडलगढ़ है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके, तो मुगल सेना का पहला पड़ाव कहां पर है? भीलवाड़ा मांडलगढ़ में। ओके, 2 महीने तक सेना यहां पर युद्ध की तैयारी में जुटी रहेगी। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप भी अपनी युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। 2 माह बाद यहां से सेना रवाना होगी जून 1576 ईस्वी में, और यहां से रवाना होकर कहां पहुंचेगी? खमनौर। कहां पहुंचेगी? खमनौर। खमनौर अगर आपसे पूछे तो खमनौर कहां पर है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है खमनौर। ये दिख रहा है आपको राजसमंद। तो यहां से रवाना होगी सेना और यहां पर आकर अपना पड़ाव डालेगी। दूसरी तरफ उदयपुर में है महाराणा प्रताप की सेना, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का जो जगह है, यहाँ पर जैसे ही खमनौर से युद्ध सेना पहुंच जाएगी मुगल सेना, तो महाराणा प्रताप भी क्या करेगा? अपनी सेना के साथ में, तैयारी के साथ में रवाना होगा। कहां पर है उसकी सेना? गोगुंदा में। गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। ओके, तो यहां पर नेतृत्व करता कौन है? महाराणा प्रताप। दोनों ने अपने अपनी सैनिकों के जो शिविर है वह वहां पर स्थापित कर दिए हैं। अब 18 जून 1576 ईस्वी में प्रातः काल सुबह ही, ठीक है ना, महाराणा प्रताप जो है वह सेना को आगे बढ़ाएगा। अब यहाँ पर क्या है? 18 जून से एक दिन पहले ही सेना का पड़ाव जो है वह दोनों तरफ से कहां? यहाँ युद्ध का प्रारंभ होगा। अब यहाँ पर युद्ध के प्रारंभ में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे है युद्ध का प्रारंभ। ये आपको दिख रहा है, एक तरफ है ये उदयपुर वाला क्षेत्र और उसके ऊपर आ रहा है ये राजसमंद वाला क्षेत्र। इन दोनों के बॉर्डर पर बीच में क्या है? वैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो हल्दी घाटी जो है वह कहां पर आएगी? आपके राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आएगी, ठीक है ना। कहां पर आएगी? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आएगी। तो हम यहां मानते हैं हल्दी घाटी। ओके, ऊपर की तरफ कौन है? यहां पर मानसिंह की सेना। मानसिंह की सेना कहां पर स्थित है? खमनौर से थोड़ी आगे आएगी और कहां अपना शिविर स्थापित करेगी? मौलेला गांव में। याद रखना है आपको, मौलेला गांव में कौन है? मुगल सेना मानसिंह के नेतृत्व अपना शिविर डाला है। बीच में है हल्दी घाटी, दोनों के बीच 6 किलोमीटर की दूरी है। और इस तरफ गोगुंदा की तरफ यानी उदयपुर की तरफ कौन सी जगह है? लोसिंग गांव। कौन सा गांव है? लोसिंग गांव। हल्दी घाटी से 6 किलोमीटर दूरी पर है लोसिंग गांव। यहां पर किसका शिविर है? महाराणा प्रताप की सेना का शिविर है, ठीक है ना।
अब 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप प्रातःकाल लौसिंग गांव से रवाना होगा और हल्दी घाटी के मैदान में आएगा। उधर से मानसिंह की सेना रवाना होगी और हल्दी घाटी के मैदान में उपस्थित हो जाएगी। दोनों सेनाओं के मध्य 18 जून 1576 ईस्वी को युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। युद्ध के प्रारंभ में यहाँ पर सेना का जो विभाजन किया गया था वह अलग अलग विभाजन किया गया था। कैसे? मुगलों का नेतृत्व में क्या था? मुगलों में दो पार्ट रखे गए, एक भाग था सेना का चंदावल भाग और एक था सेना का हरावल भाग। ठीक है ना, हरावल भाग का मतलब है अग्रभाग, चंदावल का मतलब है पीछे का भाग। हरावल जो आगे का भाग था, इसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व करता था वह नेतृत्व करने वाला था सैयद हाशिम। कौन था? सैयद हाशिम जो था वह नेतृत्व करने वाला था। और चंदावल यानी पीछे के भाग का नेतृत्व यहां पर किया माधो सिंह कच्छावा ने। ये यहां मैं लिख देती हूं, माधो सिंह कछवाहा। ओके, महाराणा प्रताप की सेना ने भी दो भाग किए। इसका जो आगे का भाग था, अग्र भाग था, उसका नेतृत्व करने वाला था हाकिम खां सूरी। ठीक है ना, हिंदू जनता है, यहाँ पर हिंदू सेना है और यहाँ पर नेतृत्व कर रहा है एक मुस्लिम हाकिम खां सूरी। और दूसरा हिस्सा जो है वो महाराणा प्रताप ने स्वयं ने उसको अपना नेतृत्व दिया। अब युद्ध के प्रारंभ में क्या होगा? महाराणा प्रताप किसे भेजेगा? अपने हाथी को, यानी हाथी से युद्ध का प्रारंभ होगा। महाराणा प्रताप का हाथी कौन है? लूणा। ठीक है ना, ये तो है महाराणा प्रताप का हाथी। ओके, दूसरी तरफ सेना का जो नेतृत्व कर रहा है मानसिंह की तरफ से, तो उसकी तरफ से कौन सा हाथी है? गजमुख या गजमुक्ता। ठीक है ना, गजमुख या गजमुक्ता नाम का जो हाथी है वह यहां पर किसकी तरफ से है? मानसिंह की तरफ से। ओके, दोनों के मध्य संघर्ष होगा। यहां पर गजमुख हाथी के खिलाफ लूणा हाथी को जो उतारा गया है, तो लूणा हाथी जो है वो बहुत ही वीरता के साथ में, उसका जो महावत है वीरता के साथ में आक्रमण करता है। युद्ध का सारा पक्ष जो है वह राजपूतों के हाथ में होता है। यहां पर गजमुख को हराने ही वाली होती है सेना, लेकिन उससे पहले ही क्या होता है कि लूणा पर जो महावत बैठा होता है उसके तीर लग जाने की वजह से वह घायल हो जाता है। ऐसी घायल अवस्था के कारण लूणा को वापस लौटना पड़ता है और गजमुख विजयी हो जाता है। लेकिन जैसे ही लूणा पराजित होकर वापस उसको युद्ध के मैदान से निकाला जाता है, महाराणा प्रताप अपना एक खास हाथी, उसका प्रिय हाथी उतारता है जिसका नाम है राम प्रसाद। कौन सा हाथी है? राम प्रसाद। ठीक है ना, जो कि वीरता के साथ में युद्ध लड़ता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि युद्ध के अंत तक राम प्रसाद नाम जो हाथी है वह किसके पास चला जाएगा? मुगल लोग जो उसको चुरा लेंगे, क्योंकि बहुत ही तीव्र गति वाला और युद्ध में निपुण हाथी है ये। ठीक है ना, इसलिए अकबर की सेना के द्वारा इसको चुरा लिया जाएगा और बाद में अकबर के द्वारा इसका नाम क्या रख दिया जाएगा? पीर प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन लेवल में भी कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद, और उसका नाम अकबर के द्वारा बाद में क्या रख दिया गया था? पीर प्रसाद रख दिया गया था। ठीक है ना, अब युद्ध के पहले चरण में राजपूत सेना बड़ी जोश जोश के साथ में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मुगल सेना जो पराजित होने वाली है। युद्ध के पहले चरण में सैयद हाशिम जो है वह घायल होकर घोड़े से नीचे गिर जाता है। आसफ खां भागता हुआ मुगल सेना के मध्य में आकर चिल्लाना शुरू कर देता है। अब उनमें जोश भरने के लिए क्या है, वहां पर ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो सम्राट है, सुल्तान जो है, बादशाह जो है वो स्वयं युद्ध में, अकबर बादशाह जो है वो स्वयं युद्ध में पधारा है, यानी सेना में जोश भरने के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर सेना को वापस जोश आता है। माधो सिंह कछवा भी युद्ध के आगे सेकंड चरण में आगे आता है। ठीक है ना, क्योंकि सैयद हाशिम जो है वह बेहोश हो जाता है, घायल हो जाता है। अब दूसरी तरफ क्या है, महाराणा प्रताप और मानसिंह स्वयं युद्ध के क्षेत्र में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मानसिंह किस पर रहेगा? मानसिंह युद्ध के दौरान रहेगा एक हाथी पर। उस हाथी का नाम है मर्दाना। मानसिंह के हाथी का नाम क्या है? मर्दाना। दूसरा आपको याद रखना है, महाराणा प्रताप जो है वह कहां रहेगा? अपने घोड़े पर, और घोड़े का नाम क्या है? चेतक। दोनों के मध्य संघर्ष होगा। महाराणा प्रताप जो है वह चेतक के आगे के दोनों पैरों को किसके ऊपर? हाथी मर्दाना के मस्तक के ऊपर टिका देंगे और मानसिंह के ऊपर वार करेंगे, भाले से वार करेंगे। लेकिन मानसिंह जो है वह महावत के होते से नीचे झुक जाता है और उसका महावत है जो वह घायल हो जाता है। लेकिन जो पैर घोड़े के, चेतक के पैर जो
हाथी पर, मर्दाना के हाथी पर रखे थे, उसके मर्दाना के सूंड पर क्या है, 2 तीखी तलवारें लगी हुई थी, जिसकी वजह से चेतक का पैर कट जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। ऐसे में महाराणा प्रताप को संकट में देखते हुए उसकी सेना के सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि आपको युद्ध पहाड़ों की तरफ मोड़ लेना चाहिए। तो महाराणा प्रताप क्या है, अपने चेतक के साथ में घायल अवस्था में है चेतक, उस अवस्था में वह पहाड़ियों की तरफ युद्ध को मोड़ लेता है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का कि भाई यहां पर जो सेना उनमें हड़कंप न मचे, इसके लिए महाराणा प्रताप का जो मुकुट है, जो राज चिन्ह है, वह कौन पहन के बैठता है, झाला मन्ना। कौन बैठेगा, झाला मन्ना जो है वह इसका राज मुकुट पहनेगा। ठीक है ना, झाला मन्ना जो है वह इसका मुकुट पहनकर युद्ध का पूरा नेतृत्व करेगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का जो मुकुट है वह धारण करने वाला व्यक्ति जो था वह कौन था, आपको ध्यान रखना है। तो महाराणा प्रताप के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करने वाला जो व्यक्ति था वह कौन था, झाला। अब मुगल सेना जो महाराणा प्रताप का पीछा नहीं करती, पहाड़ी इलाके में नहीं जाती है, इसके कारण पूछे जाते हैं कि क्यों मुगल सेना ने महाराणा प्रताप की सेना का पीछा नहीं किया। इसके पीछे 3 प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण रखना है, आप याद रखना आपको, जून की भीषण गर्मी, कि जून में इतनी गर्मी थी कि वह पहाड़ी इलाकों में सेना बढ़ने को तैयार नहीं थी। दूसरा कारण ये माना जाता है सेना में थकान, कि आपको ध्यान होगा कि सेना जो है वह अप्रैल में ही पूरा डेरा डालकर बैठी थी, तो ऐसे में सेना पूरी तरह से युद्ध के दौरान थक चुकी थी कि वह आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। और तीसरा कारण यह है कि पहाड़ी इलाकों से परिचित न होना, पहाड़ियों की घाटी से परिचित न होना, ठीक है ना। ये 3 कारण थे कि भी पहाड़ी इलाकों में हो सकता है महाराणा प्रताप कहीं घात लगाए बैठा और हमारी मुगल सेना पर आक्रमण करेगा तो हम उसको विजित नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से मुगल सेना ने उसका पीछा नहीं किया। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या यह युद्ध किसके पक्ष में रहा, तो यह युद्ध बिल्कुल तरह से किसके पक्ष में रहा, महाराणा प्रताप के पक्ष में रहा। इस युद्ध को अनिर्णायक भी कह सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा पक्ष रहेगा वो किसके पक्ष में रहेगा, महाराणा प्रताप के पक्ष में रहेगा। कारण क्या है, इसके भी कुछ कारण है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो संघर्ष था, युद्ध था, किसके पक्ष में रहा, महाराणा प्रताप के। पहला कारण तो क्या है कि इसमें मुगल सेना महाराणा प्रताप को पराजित करने में सक्षम नहीं हो पाई थी, हारा नहीं था प्रताप, इसलिए हम नहीं कह सकते कि अकबर इससे विजित हुआ। दूसरा कारण हम ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में भी सफल नहीं हुई थी मुगल सेना। तीसरा कारण कि महाराणा प्रताप ने यहाँ पर ऐसे भी नहीं कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और युद्ध समाप्त हो गया, संधि के लिए तैयार हो गए, तो तीनों ही चीजें नहीं थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 18 जून 1576 को लड़ा जाने वाला हल्दी घाटी का युद्ध जो था वह किसके पक्ष में रहा, महाराणा प्रताप के पक्ष में रहा। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, हल्दी घाटी अगर पूछा जाए तो कहां पर है, राज संबंध में हल्दी घाटी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो यहां पर हल्दी घाटी का युद्ध हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं शाहबाज खान के अभियान। अब मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध अभियान भेजे थे, ठीक है ना। तो इसमें शाहबाज खान के द्वारा 3 अभियान भेजे गए, आपको ध्यान रखना है। कितने अभियान, 3 बार अभियान भेजे गए, ठीक है ना। 3 बार अभियान भेजे गए, किसके नेतृत्व में, शाहबाज खान के नेतृत्व में। पहला आपका भेजा जाएगा 1577 ईस्वी में। कब, 1577 ईस्वी में। कहां पर, ऐसा कहा जाता है कि कुंभलगढ़ के भेजा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग पर घेर लिया जाता है और शाहबाज खान के द्वारा उस पर अधिकार कर लिया जाता है, ठीक है ना। दूसरी बार भेजा जाएगा 1578 ईस्वी में, दूसरा अभियान भेजा जाएगा, ठीक है। और तीसरी बार भेजा जाएगा 1579 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद ही कुंभलगढ़ पर पुनः कौन अधिकार कर लेगा, महाराणा प्रताप जो है वह पुनः अधिकार कर लेगा। इसलिए ये जो तीनों अभियान थे, ये तीनों अभियान क्या रहे, असफल रहे। तीनों अभियान क्या रहेंगे, असफल रहे। अकबर इससे बहुत ही नाराज हो जाएगा, उसको बहुत ही गुस्सा आएगा कि भाई इस बार भी महाराणा प्रताप को वह शामिल नहीं कर पाया था। ओके, इसके बाद में एक अभियान आपको और याद रखना है, ये अंतिम अभियान है, इससे पहले एक अभियान आपको ध्यान रखना है 1582 ईस्वी का, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1582 ईस्वी में क्या होगा, दिवेर का युद्ध। क्या होगा,
दिवेर का युद्ध, जिसको कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है दिवेर को, ठीक है ना। दिवेर का युद्ध होगा 1582 ईस्वी में। इसमें अकबर की तरफ से लड़कर आने वाला व्यक्ति कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है ना। नाम सुना है, रहीमदास जी जो है ना वही है अब्दुल रहीम खान खाना, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है वह अकबर की तरफ से आएगा, और दूसरी तरफ कौन है? महाराणा प्रताप और उसका पुत्र अमर सिंह। महाराणा प्रताप और इसका पुत्र कौन है? अमर सिंह। यहां पर क्या है कि महाराणा प्रताप जो है उन 3 शाहबाज खान के 3 अभियानों के बाद में दिवेर पर आक्रमण करेगा। कारण क्या है? दिवेर जो इस समय क्या बना हुआ है? मुगल थाना बना हुआ है, मुगल चौकी बना हुआ है। तो इस मुगल चौकी पर वह पुनः अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। कौन? महाराणा प्रताप, ठीक है। दिवेर अगर आपसे पूछा जाए तो कहां पर है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, ओके, ये भी ध्यान रखना है। तो महाराणा प्रताप जो है वो अमर सिंह के साथ में मिलकर दिवेर पर आक्रमण करता है। दिवेर पर यहां पर कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना और उसका पूरा परिवार, ठीक है ना। इसके बच्चे और इसकी पत्नी वगैरह भी इसमें साथ में होते हैं। ऐसा कहा जाता है इस युद्ध के दौरान अमर सिंह के द्वारा दिवेर का जो थाना है यहाँ का जो संरक्षक नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया था? सुल्तान खां को। किसको नियुक्त किया गया था? सुल्तान खां को नियुक्त किया गया था। इस सुल्तान खान पर भाले से वार किया जाता है अमर सिंह के द्वारा, और वो भाला जो है उसके घोड़े को पूरा आर पार करता हुआ निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सुल्तान खान जो है इसमें मारा जाता है, और अमर सिंह के द्वारा यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना की जो स्त्री और बच्चे हैं, उनकी बीवी और बच्चे जो है उनको अमर सिंह के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। ऐसे में महाराणा प्रताप अमर सिंह से नाराज हो जाता है और उन स्त्री और बच्चों को ससम्मान वापस मुगल शाही शिविर में लौटाने के लिए कहता है। मतलब ये उसकी एक प्रमुख विशेषता है महाराणा प्रताप की कि उसने स्त्रियों के प्रति ऐसी नीति अपनाई थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर सुल्तान खान जो है वह घोड़े के आर पार हो जाएगा, भाला जो लगाया जाएगा अमर सिंह के द्वारा, और यहां पर ये इसको विजय प्राप्त नहीं होगी इस अभियान में भी। अंतिम अभियान जो आपको ध्यान रखना है वह अंतिम अभियान होगा 1584 ईस्वी में। कब होगा? 1584 ईस्वी में अंतिम अभियान होगा, और किसके नेतृत्व में भेजा जाएगा? जगन्नाथ कच्छावा। कौन होगा? जगन्नाथ कच्छावा, आमेर के राजा भारमल का पुत्र है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आ जाएगा राजपूतों की सेना, ठीक है ना, महाराणा प्रताप की सेना। लेकिन इस अभियान में भी किसकी विजय होगी? महाराणा प्रताप की विजय होगी। जगन्नाथ कच्छावा कुछ नहीं कर पाएगा। और अंतिम अभियान इसलिए कहा गया क्योंकि इसके बाद में अकबर को यह पता चल गया कि अब महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना उचित नहीं है, या पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए वह अपने दूसरे क्षेत्रों की तरफ, अभियान की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है और इसके खिलाफ अभियान भेजना बंद कर देता है। ओके, नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है विद्वानों के संरक्षक के रूप में प्रताप। विद्वानों के संरक्षक के रूप में प्रताप में आपको ध्यान रखना है कि 1585 ईस्वी में, जब युद्ध अभियान 1584 में लास्ट में जगह है, 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप जो है वो अपनी स्थायी राजधानी स्थापित करता है। क्या करता है? स्थायी राजधानी स्थापित करता है, और उसकी स्थायी राजधानी का नाम क्या था? चावंड। याद रखोगे आप? चावंड। और चावंड में जो है वह काफी सारे कार्य करता है, या काफी सारे मंदिर और महलों का निर्माण करवाता है। मंदिर व महलों का निर्माण करवाता है। किसके द्वारा? महाराणा प्रताप के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि उसके अंतिम जो 12 वर्ष थे वह चावंड में वो बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पर बिताता है। मंदिर और महलों का निर्माण करवाता है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों को किसी का भय नहीं हो, किसी आक्रमण का भय नहीं हो, तो उनके लिए आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है, ठीक है ना, आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। इसके अलावा शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा प्रसार का या शिक्षा प्रबंध का कार्य करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो रहने वाले दरबारी कवि है उनको भी आश्रय प्रदान करता है। अब मेन जो विद्वानों के संरक्षक रूप में अगर आपसे कहा जाए तो प्रमुख रूप से आपको किसका नाम याद रखना है? जो प्रमुख विद्वान था चावंड का, कौन था? प्रमुख विद्वान चक्रपाणि मिश्र। कौन था? चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र के द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए। कितने ग्रंथ? 3 ग्रंथ। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे गए संस्कृत ग्रंथ, ठीक है ना। अभी आपको 3 ग्रंथ जो है ये आपको याद रखना है कि चक्रपाणि मिश्र के द्वारा कौन से 3 ग्रंथ लिखे गए। तो सबसे पहला ग्रंथ आपको याद रखना है राज्याभिषेक पद्धति। पहला कौन सा है? राज्याभिषेक पद्धति।
दूसरा है मुहूर्तमाला और तीसरा है विश्व वल्लभ। ये तीनों ग्रंथ जो है वह किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि राज्याभिषेक पद्धति जो है इसमें किसी भी महाराणा के गद्दी धारण करने पर जो पद्धति अपनी जाती है उसका उल्लेख किया गया है। मुहूर्तमाला के अंतर्गत जो है वह ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया गया है और विश्व वल्लभ के अंदर उद्यान विज्ञान का वर्णन किया गया है। तो ये तीन जो है वह किसके द्वारा लिखे गए हैं? चक्रपाणि मिश्र के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, चक्रपाणि मिश्र के बाद में वह दूसरा आपको याद रखना है कि प्रताप के काल में ही भामाशाह के भाई जो थे ताराचंद, ठीक है ना, भामाशाह का आपको याद रखना है कि हल्दीघाटी युद्ध के दौरान समाप्ति के बाद में ये जब शाहबाज खां के अभियान वगैरह होंगे ना, उस समय भामाशाह और ताराचंद के द्वारा उनको 25 लाख रुपए और 20,000 के आसपास अशरफियां वगैरह मतलब उसको धन की सहायता दी जाती है। इसलिए उनका भामाशाह का इतिहास में नाम बहुत ही प्रसिद्ध है कि वो अपनी सारी संपत्ति जो है वो महाराणा प्रताप को दे देते हैं। किसके विरुद्ध? मुगल अभियान की तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। तो मुगलों के विरुद्ध पूरी तैयारी करने के लिए दान दे दिया जाता है, इसलिए भामाशाह जो वो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध थे। इसके बाद आपको ध्यान रखना, मैंने बताया कि 1595 ईस्वी में ताराचंद और इनकी देखरेख में प्रताप के काल में ही एक कथा लिखी जाती है। किसके द्वारा? काव्य ग्रंथ लिखा जाता है। किसके द्वारा? हेमरत्न सूरी के द्वारा। हेमरत्न सूरी के द्वारा एक काव्य ग्रंथ लिखा जाता है। किसके ऊपर है? पद्मिनी और गोरा बादल की, ठीक है ना। गोरा बादल जो कि पद्मिनी के प्रमुख सेनापति थे जिनके द्वारा युद्ध का नेतृत्व किया जाता है और वहां पर वो बलिदान हो जाते हैं, उनका शहीद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी कहानी? वह गोरा बादल कथा, गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई। पद्मिनी चौपाई ये काव्य ग्रंथ भी महाराणा प्रताप के काल में ही लिखा गया था। इसके बाद जो मेन चीज याद रखनी है कि चावंड का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो चावंड का प्रमुख चित्रकार था निसारदी। कौन था? निसारदी। निसारदी जो था वह चावंड का प्रमुख चित्रकार था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दो चारण कवि भी उसके काल में थे। दो चारण कवि कौन थे? दो चारण कवियों का भी उल्लेख मिलता है उसके दरबार में जो थे। चारण कवि कौन होते हैं? जो युद्ध के दौरान राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिखते हैं। तो चारण कवि में आपको नाम याद रखना है। पहला है रामा साधु। पहला कौन है? रामा साधु याद रखना है। दूसरा है माला साधु, ठीक है ना। इस प्रकार कि उसने जो अंतिम 12 वर्ष जो निकाले शांति काल में, उस समय उसने चावंड में ये सारी महत्वपूर्ण चीजें की थी, विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट अपन जो पढ़ते हैं लास्ट हमारा महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, चारित्रिक विशेषताओं से पहले हम पढ़ते हैं उसकी मृत्यु। महाराणा प्रताप की मृत्यु जो हुई वह कब हुई थी? 57 वर्ष की आयु में। कब हुई थी? 57 वर्ष की आयु में। अपन ने पढ़ा था 1540 में उनका जन्म हुआ था। 1540 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और 57 वर्ष अगर अपन काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1597। कब हो जाएगा? 1597। 19 जनवरी 97 ईस्वी उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या होता है मृत्यु का कारण? ऐसा कहा जाता है कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। घायल हो जाते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, ठीक है ना। अब उनकी विशेषताएं अगर हम देखें तो अभी हमने देखी सारी विशेषता आपको पता चल जाएगी उसी के दौरान पर। सबसे पहली जो उनकी विशेषता थी कि निहत्थे पर वार नहीं करते थे। निहत्थे पर वार न करना, ये उनकी पहली चारित्रिक विशेषता थी। वह हमेशा अपने पास में 2 तलवार रखते थे, एक शत्रु को देने के लिए और एक स्वयं अपने पास में। जिसके पास शस्त्र नहीं होता वे इस पर आक्रमण नहीं करते थे, ठीक है ना। तो इसलिए नियते पर वार न करना उनके चरित्र की प्रमुख विशेषता थी। दूसरी विशेषता थी सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का मतलब क्या है कि उनकी सेना में केवल राजपूत सैनिक ही नहीं थे, भील सैनिकों का भी उनके सैनिक में बहुत बड़ी संख्या थी और उनके साथ भी
किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता था। जिस प्रकार राजपूत सैनिकों के साथ व्यवहार था, वैसा ही भील सैनिकों के साथ व्यवहार किया जाता था, जो एक सामाजिक समानता के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनके प्रति बहुत ही अच्छी नीति अपनाई गई थी, भीलों के प्रति भी। ठीक है ना। तीसरी उनकी जो चारित्रिक विशेषता है वह है स्वतंत्रता प्रेमी। स्वतंत्रता प्रेमी मतलब कि उन्होंने अंतिम समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है ना। तो स्वतंत्रता प्रिय थी, उनको मुगलों के अधीन नहीं गए वो। ठीक है। नेक्स्ट उनकी जो विशेषता है वह है धर्म रक्षक। धर्म रक्षक व राज चिन्ह का सम्मान, कि भाई उन्होंने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलों का दाग लगने नहीं दिया। ठीक है ना। धर्म को बचाने वाले थे। मेवाड़ की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि वह जब तक मुगलों से संघर्ष करते रहेंगे या मेवाड़ का कुछ हिस्सा जो उनके अधीन आ गया, मुगलों के अधीन, उसको स्वतंत्र नहीं करवाएंगे, तब तक वह पंच धातु में खाना नहीं खाएंगे, पलंग पर शैया पर निवास नहीं करेंगे। तो ये सारा क्या था, अपने राज चिन्ह का, मेवाड़ की प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का उनका ये प्रयास था। नेक्स्ट उनकी विशेषता है प्रेरणा पुरुष थे। प्रेरणा पुरुष आज भी काफी सारे युवाओं को, सैनिकों को, क्रांतिकारियों में, बाद में आने वाले जो भी शिवाजी शासक थे, पेशवा वगैरह थे, उन सब के लिए प्रेरणा का स्रोत कौन थे? महाराणा प्रताप। अगली जो उनकी विशेषता आती है वह है स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना। शील स्त्री सम्मान कह सकते हैं हम। शील स्त्री सम्मान, जैसा कि मैंने आपको बताया था दिवेर युद्ध के दौरान कि जब अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी को बंदी बना लिया गया था अमर सिंह के द्वारा, तब महाराणा प्रताप नाराज हो गए थे और उन स्त्रियों को ससम्मान वापस शाही शिविर में लौटाने के लिए कहा गया। तो ये उनकी प्रमुख विशेषताएं थी, जिसकी वजह से आज इतिहास में महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, उनकी वीरता के कारण, उनके साहस के कारण, अंतिम समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने के कारण। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, महाराणा प्रताप का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।